हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं और एक वीडियो में। तो 27 अगस्त 2025 में लेटेस्ट में सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी सर्कुलर जारी किया है। तो 40 पेज का सर्कुलर, मैं इसका समरी बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं कंप्लीट हमारा एक एक पेज में सीबीएसई क्या इंस्ट्रक्शन दिया है आप बच्चों के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो देखिए, हमारा सारा चीज अगर समरी कर दूंगा तो आपको कहीं ना कहीं डाउट रहेगा कि कोई कुछ चीजें छूट गई तो नहीं, तो इसलिए हर एक पेज को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले सीबीएसई आपको ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट में भी मिल जाएगा, आप चाहे वहां से भी डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हो। तो देखो, सबसे पहले नोटिस देने से पहले सीबीएसई ने, आप देख सकते हो, एक पूरा रेड बॉक्स बनाया, एक बॉक्स बनाया, उसमें रेड में पूरा लिखा, और आप यहाँ देख सकते हो कि जो नोटिफिकेशन लेटेस्ट है 27 अगस्त 2025 को रिलीज हुआ। दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन फॉर ऑल स्कूल स्पॉन्सरिंग candidates of standard 10 and 12. All schools heads are requested to follow all guidelines in the circular and submit correctly data in the list of candidate in the correct data in the list of candidates। तो देखो, ये स्कूल को इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आप बच्चों का क्या क्या चीजें सबमिट करोगे, सीबीएसई में क्लियरली सबमिट करोगे। तो देखो, आप ये आपकी तरफ से वेरीफाई हो जाना चाहिए कि आपके जो मतलब स्कूल ये सारा डाटा सीबीएसई को प्रॉपर दिया कि नहीं। आप इसलिए ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और आप इस नोटिस को आप कंप्लीटली देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि आपका कुछ भी डाउट ना रहे। ठीक है, बहुत क्लीन, बहुत नीटली आपको इसमें कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताया सीबीएसई ने। तो आप ये सारा चीजें आप एक बार जरूर जान लीजिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो क्या है ना, टू द प्रिंसिपल ऑल स्कूल्स एफिलिएटेड टू बी, सारा प्रिंसिपल को सीबीएसई नोटिस किया है। क्या है सब्जेक्ट ना, सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, जिसको एलओसी बोल रहा है, फॉर क्लास 10 फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड फॉर क्लास 10 12 फॉर द मेन एग्जामिनेशन 2025-26 रेगुलर। ठीक है, तो आपका ये जो एग्जाम, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होगा, चाहे वो 10th का हो या फिर 12th का, जो कि आपका कब ना फरवरी मंथ में होगा, ये भी मेंशन किया है फरवरी के कौन से हफ्ते में एग्जाम होगा, ये भी आपका मेंशन हुआ है, आगे हम लोग देखेंगे। तो मैम और सर, सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलओसी फॉर स्टैंडर्ड 10 and 12 is the most important activity towards preparation of the conduct of the board's examination every year. This circular explains all the actions required to be taken by the school in this regard and is divided in 4 parts। ये 4 हिस्से में आपको डिवाइड करके दिया है। प्रिंसिपल्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू, तो ऑब्वियसली आपको नोटिफिकेशन सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल को भेजेगा, तो सीबीएसई को लिख रहा है कि प्रिंसिपल्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू ईच पार्ट, understand and initiate action so that correct and timely submission of LOC for all candidates of the class 10 and 12 can be undertaken by them। CBSE यहाँ देखो, आपके किसी किसी स्कूल में डेफिनेटली LOC सबमिशन जो शुरू हो गया होगा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सबमिशन शुरू हो गया होगा, एंड CBSE has already issued circular CBSE LOC prior information 10/11/2025-26 डेटेड 30 जुलाई को ये सर्कुलर भी जारी किया था, फॉर स्कूल टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सबमिशन ऑफ द एलओसी बाय कलेक्टिंग डाटा, करेक्ट डाटा। अच्छा, करेक्ट डाटा में एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, क्या कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका रहेगा, 10th है तो क्या रहेगा, 12th है तो क्या होगा, वो लिस्ट भी प्रॉपर दिया है, हम लोग आगे जानेंगे। और करेक्ट डाटा मतलब जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ हो, आपके नेम का स्पेलिंग हो, आपके फादर के नेम के स्पेलिंग हो, मदर के नेम की स्पेलिंग हो, ये सारा इंफॉर्मेशन करेक्ट, वेल स्पेल्ड एंड वेल मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ आप स्कूल भेजेगा अभी सीबीएसई को। डेफिनेटली आप नियरली आप एलओसी में डाटा वेरिफिकेशन डेफिनेटली किए होंगे मेरे हिसाब से, तो नहीं किए तो अभी आपका स्कूल वो करवाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी करवाएगा। अगर बहुत सारे स्कूल में, तो मेरे जानते हुए बहुत सारे स्कूल में वेरिफिकेशन प्रोसेस चालू हो चुका है और कंप्लीट भी हो चुका है। अगर आपके स्कूल में नहीं हुआ है तो जरूर होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके स्कूल में एलओसी का वेरिफिकेशन चालू हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलो अभी जैसे कि सीबीएसई बोल रहा है कि मैं ये जो इंफॉर्मेशन 4 हिस्से में डिवाइड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले पार्ट 1 कवर करते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन एलओसी 2025-26। तो ये जो एलओसी क्या है, दिस ईयर सीबीएसई हैज इंट्रोड्यूस्ड ए 2 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉलिसी। आप सबको पता है कि इस बार 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा। फर्स्ट बार वो कंपल्सरी होता है, दूसरे बार जिसका कोई किसी सब्जेक्ट में आपको डाउट है कि भाई मेरा फिजिक्स में अच्छा नहीं हुआ 12th में, या फिर मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं हुआ
10th में या 12th में मैं दोबारा देना चाहता हूँ तो वो दे सकता है। इसलिए 2 बोर्ड एग्जाम, लेकिन फर्स्ट एग्जाम कंपलसरी है, जो मार्च महीने में होगा, सॉरी जो फरवरी मंथ में होगा, वो एग्जाम आपका कंपलसरी है, तो उसको आप मिस नहीं कर सकते, उसको वो जो एग्जाम वो आप मिस नहीं कर सकते। दिस ईयर सीबीएसई हैज इंट्रोड्यूस्ड द 2 बोर्ड एग्जामिनेशन policy for grade 12, which has been put in the public domain, wide circular CBSE board examination 2025 डेट 26/6। तो 26 जून को ही आपका सर्कुलर जारी हो गया था। तो क्या है ना, 2 बार एग्जाम होगा, तो ये पहले से सीबीएसई बता चुका है। स्कूल्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द पॉलिसी एंड इंश्योर द एलओसी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, मतलब जितने भी स्कूल के कैंडिडेट है। देखो आप पर अगर आप वेरिफिकेशन के टाइम स्कूल नहीं गए हो तो डेफिनेटली स्कूल के साथ कॉन्टैक्ट करो, आपका एलओसी वेरिफिकेशन चल रहा होगा। In class X is submitted accordingly. It is once again reiterate that main examination to be held in mid February। देखो mid February मतलब आपका फरवरी का 2nd वीक नहीं तो 3rd वीक, ठीक है, 2nd वीक नहीं तो आपके 3rd वीक के बीच में ही शुरू हो जाएगा। फॉर द क्लास X इज मैंडेटरी फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड 10 की जो एग्जाम है फरवरी मिड वीक मतलब 2nd वीक नहीं तो 3rd वीक में शुरू होगा। हेंस द एलओसी शुड बी फिल्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। चलो बी में क्या दिया, सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू लिंक द अपार आईडी। अपार आईडी डेफिनेटली आपके स्कूल बनाया होगा कैंडिडेट फॉर द बोथ 10 एंड 12 एलओसी डाटा। तो अपार आईडी इज मैंडेटरी। अगर अब तक आपने नहीं बनाया तो स्कूल से इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करके अपना अपार आईडी बना लीजिए। तो अपार इन इंडियन स्कूल क्या कैसे यूज होगा, द सीबीएसई हैज अर्लियर वाइड सर्कुलर नंबर दिस डेटेड 24/1/2025 24 जनवरी को वो नोटिस कर दिया था कि अपार regarding the implementation of APAR is idea as primary identifier। प्राइमरी आइडेंटिफायर मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा होने वाला है, आपका फर्स्ट इसी को लिया जाएगा फॉर स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल ओनली इन इंडिया। इंडिया में जो है उनका अपार नंबर होना ही चाहिए। है स्कूल एफिलिएशन टू सीबीएसई इन इंडिया विल बी एबल टू फिल द एलओसी, जिसका अपार नहीं होगा फिल नहीं कर पाएगा। फॉर कैंडिडेट्स हु हैव द अपार आईडी फील्ड विद द वैलिडेटेड बाय बोर्ड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एलओसी। जब स्कूल सबमिट करेगा एलओसी तो अपर वेरिफिकेशन वहीं पे सीबीएसई वाले कर लेंगे, ठीक है। चलो तो देखो जो सर्कुलर है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 40 पेज का सर्कुलर जारी किया है सीबीएसई ने। तो हम लोग हर एक पेज को कवर करेंगे। तो अपर इन स्कूल सिचुएटेड अब्रॉड, जो स्कूल इंडिया से बाहर है, ठीक है, स्कूल सिचुएटेड अब्रॉड आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपार। जो बाहर है, इंडिया के बाहर है, उनके लिए अपार नहीं लगेगा एलओसी के लिए बिकॉज ऑफ द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस एंड लॉज इन दिस कंट्रीज। तो डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट लॉज होता है, लेकिन इंडिया में हमारा अपार कंपलसरी है। दिस ईयर देयर आर 2 schedules फॉर सबमिशन ऑफ एलओसी बेस्ड ऑन मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फी। प्लीज सी बोथ द schedule at annexure 1 AI and AI to avoid the problem of last। तो देखेंगे हम लोग इसको। तो डी में क्या दे रहा है, वो also both the last date that is LOC submission and payment of fee are same। आप पेमेंट फीस का जो पेमेंट है एलओसी सबमिशन सेम होता है, मीनिंग देयरफॉर फीस आल्सो बी सबमिटेड बाय द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एलओसी। इफ फी इज पेड आफ्टर द शेड्यूल डेट लेट फी विल बी एप्लीकेबल। तो आपको फाइन कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्कूल, तो ये जो एलओसी सबमिशन काम स्कूल कर देगा आपके लिए। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है ना, प्रिपरेटरी एक्शन टू बी टेकन बाय स्कूल। स्कूल क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, देखो आपको ये सब वेरिफिकेशन स्कूल से करवा लाना चाहिए कि आपका एलओसी सबमिट हुआ कि नहीं, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए। तो स्कूल शुड बी रेडी विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हुज डाटा विल बी फिल्ड इन द एलओसी। क्या उनके पास क्या होना है, देखो आप ये सब चीज़ें स्कूल में दिए हो या नहीं दिए हो वो भी आप जान लो। कैंडिडेट्स पर्सनल डिटेल्स लाइक करेक्ट कैंडिडेट्स नेम, स्पेलिंग सही होना चाहिए, फादर मदर या फिर गार्डियंस नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। ये सारा चीज़ 100% परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि यही आपके मार्कशीट में प्रिंट होके आएगा। अपर आईडी फॉर स्कूल सिचुएटेड इन इंडिया, जो आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडियन के सीबीएसई स्कूल से एग्जाम देने वाले हैं, उनको अपर आईडी जरूर चाहिए। करेक्ट सब्जेक्ट कोड एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एज पर स्कीम्स ऑफ स्टडीज। अच्छा, करेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी परफेक्ट होना चाहिए। क्या कॉम्बिनेशन, ये आगे हम लोग वीडियो में
डिस्कस करने वाले हैं। शुड बी डबली चेक बाय द स्कूल, स्कूल 2 बार 3 बार इसको चेक करके भेजना चाहिए। कैटेगरी अप्लाइंग इन एफएस इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंटल रिपोर्ट टू अनेक्सर बी, जो भी कंपार्टमेंटल एग्जाम या इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाला है वो अनेक्सर बी को हम लोग देखेंगे, जाएंगे हम लोग। तो सबमिशन ऑफ द करेक्ट स्टूडेंट डाटा एंड द सब्जेक्ट इज द मोस्ट utmost importance. This LOC is for the first examination of standard X. तो ये जो LOC सबमिशन होगा स्टैंडर्ड 10 का फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, तो फर्स्ट बोर्ड इज मैंडेटरी, हर किसी के लिए ये मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। LOC फॉर द सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर स्टैंडर्ड X विल बी filled एनी टाइम आफ्टर द फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड 10 इज ओवर। सब तो यहाँ पे वो क्लियर बोल रहा है, अगर आप 2 बार एग्जाम देने के लिए इंटरेस्टेड, मतलब सबसे पहले बात पहला एग्जाम दे दिए और आप चाहते हो कि मेरा एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हुआ, फील हो रहा है कि मुझे एक सब्जेक्ट में इतना अच्छा मार्क नहीं मिला तो मुझे दोबारा एग्जाम देना चाहिए, तो उस वक्त उस टाइम आपको एग्जाम के बाद फिर से LOC भरना पड़ेगा सेकेंड बोर्ड एग्जाम अपेयर करने के लिए। स्कूल शुड कंडक्ट ए डिटेल orientation of the student of class 10 and their parents wherein they are informed about the second board examination to be conducted by the board in the month of May। तो मंथ, अगर जो बच्चा चाहता है कि मुझे सेकेंड कोई एक पेपर या 2 पेपर बोर्ड एग्जाम में अपेयर करो, तो उनका एग्जाम मई मंथ में होगा और वो स्कूल इंफॉर्मेशन देगा किसको, बच्चे को एंड उनके पेरेंट्स को क्लियरली इंफॉर्मेशन देगा। स्टूडेंट्स शुड बी इन्फॉर्म दैट द सेम सब्जेक्ट फील्ड बाय द स्कूल इन दिस LOC फॉर कैंडिडेट्स कैन बी ऑप्टेड ड्यूरिंग द सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये बोला प्लीज रिपोर्ट टू अनेक्सर सी, देखेंगे। ऑल स्कूल फंक्शनरीज इन्वॉल्व इन द फिलिंग ऑफ LOC, वो बोल रहा है कि जो LOC फॉर्म फिलअप में इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब जो वो काम करते हैं, लाइक क्लास टीचर हो सकते हैं, आपके सब्जेक्ट इंचार्ज हो सकते हैं, लाइक आपके कोऑर्डिनेटर्स हो सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल हो सकते हैं, ऑफिस क्लर्क हो सकते हैं, एनी अदर पर्सन शुड बी सुइटेबली ब्रीफ्ड अबाउट द सर्कुलर, मतलब वो काम आपके प्रिंसिपल आपके जो उनके स्टाफ्स को करेंगे। एंड द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन, इट इज एक्सपेक्टेड from the school to assign the task of LOC submission to only one official। तो वो बोलता है कि प्रिंसिपल को आप LOC का काम एक जन को दो, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, who is well aware of the sensitivity of the correct data and subject combination and adherence to the schedule। तो ये सारा चीज स्कूल ऑफिशियल के लिए वो इंस्ट्रक्शन कर रहा है। आपका काम है बस ये देखना कि LOC आपका सही से फिलअप हुआ है कि नहीं, उसका ध्यान देना, ठीक है बच्चों। चलो, ए ब्रीफिंग मीटिंग में बी ऑल्सो बी कन्वर्टेड विद द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10 एंड 12 टू इन्फॉर्म द फॉलोइंग। तो वो स्कूल आपको एक ब्रीफिंग मीटिंग करवाएगा कि LOC क्या करना, किस तरह से ये काम होता है, क्या बोलेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सबमिशन ऑफ करेक्ट डाटा इन LOC, वो आपको स्कूल ब्रीफिंग करेगा। और आपका भी काम है कि आप जब LOC सबमिट करो, आपके नाम का स्पेलिंग, आपके पापा के नाम, मम्मी का नाम, या फिर गार्डियन का नाम, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब 100% परफेक्ट के साथ विदाउट एनी सिंगल मिस्टेक, विदाउट any single error डिपॉजिट हो जाना चाहिए। The importance of submission of correct subject names and course in the LOC, वो सब भी देखो। The role and responsibility of the student and their parents in the submission of correct data and correct subject in LOC, देखो आपको टाइमली भी सबमिट करना चाहिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनके स्कूल मांग रहा होगा, बच्चा कल दूंगा परसों दूंगा, इस तरह से डिले करते रहते हैं, जिसकी वजह से स्कूल को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बच्चा भी प्रॉब्लम फेस करता है। तो आप ऐसा मत कीजिए, जब आपको मांगा जाए तो इमीडिएटली लाके स्कूल में डिपॉजिट कर दीजिए। कॉन्सिक्वेंस ऑफ रॉन्ग सबमिशन ऑफ डाटा, देखो रॉन्गली कभी डाटा सबमिट मत करना, ठीक है। वो सब चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके स्कूल के जो सर्टिफिकेट, जो बोर्ड का सर्टिफिकेट निकलेगा उसमें प्रिंट होके आएगा। एक बार गलत हो गया तो फिर आपको बहुत मतलब उसमें बहुत तामझाम होता है, ठीक है। चलो, ओनली दो स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू अपेयर फॉर स्टैंडर्ड 10 and 12 बोर्ड एग्जामिनेशन इन द सेशन 2025 whose names will be submitted through the online process of submission of LOC as explained in this circular। और ये आपका स्कूल कर देगा, लेकिन अगर आपका नाम सबमिशन नहीं हुआ है तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। All schools need to complete registration process before proceeding with the online submission। School will use the affiliation number as user ID already available to them। तो स्कूल का जो CBSE एप्लीकेशन नंबर है वो सबमिशन करने के लिए वो यूज करेंगे। तो स्कूल का काम ये है, वो स्कूल यूज करेगा, ठीक है। द न्यूली एफिलिएटेड स्कूल्स दैट हैव नॉट रिसीव्ड देयर पासवर्ड और इंस्ट्रक्शंस शुड कॉन्टैक्ट द कंसर्न रीजनल ऑफिसर। तो ये सब स्कूल का काम है, ये स्कूल देख लेगा आप लोग का। द बोर्ड इज एक्सटेंडेड सेवरल एग्जाम्पशन कंसिडरिंग टू कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी। तो जो भी फिजिकली डिसेबल हो
as defined the rights of the person with disability act 2016. this is context the school may refer to the communication available on the, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो उनके लिए थोड़ा बहुत जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो आपका स्कूल एंड सीबीएसई आपको प्रोवाइड कर देगा। तो कैटेगरी ऑफ CWSN स्टूडेंट्स शैल बी केयरफुली सिलेक्टेड एंड सबमिटेड इन द LOC। तो जो CWSN स्टूडेंट होते हैं applicable relaxation during the conduct of examination can be provided to them student in an automated manner। जो भी मतलब आपके कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, कोई फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन हो, कोई लिख नहीं पाता है, किसका विजुअली वीक है, तो उसके लिए स्कूल का सीबीएसई का सेपरेट अरेंजमेंट है। ठीक है, तो कभी कभी स्क्राइब भी प्रोवाइड किया जाता है, तो उस सबका इंफॉर्मेशन लेकिन सीबीएसई को पहले से ही देना पड़ता है। व्हाट इज न्यू फॉर CWNS इन द LOC दिस ईयर? क्या है दिस ईयर? द पोर्टल ऑफ CWSN विल आल्सो बी मेड अवेलेबल along with the LOC के साथ वही CWSN वाले फिलअप करेंगे। However, last date of submission of CWS data will be prior to the last date of the submission of LOC। Same data and records of the CWSN student should be collected and be submitted on the portal after the last date of submission। स्कूल शुड नॉट बी एबल टू ऐड एनी अदर कैंडिडेट एज CWSN। जब लास्ट डेट हो जाए स्कूल उसके बाद ऐड नहीं कर पाएगा। देखो ये इंफॉर्मेशन आपको भी पता होना चाहिए। आप ये एक बार क्रॉस वेरीफाई कर दो कि आपका LOC सबमिट हुआ कि नहीं। स्कूल शुड एंश्योर दैट द नेम्स ऑफ ऑल सच स्टूडेंट्स आर स्पॉन्सर्ड बाय टेकिंग नेसेसरी एक्शन एंड अप्रूवल। रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्कूल एंड स्टूडेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड वंस द शेड्यूल इज ओवर एंड LOC सबमिट। एक बार LOC सबमिट हो गया उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए रॉन्ग डाटा, रॉन्ग स्पेलिंग बिल्कुल भी मत दीजिए। वेरी केयरफुल, वेरी सीरियसली आप इस सबको फिलअप कीजिए। ठीक है, तो पार्ट 3 में क्या बोला? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट फॉर LOC 2025। कौन कौन एलिजिबल होगा ना? कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड आर देयर ओन रेगुलर एंड बोनाफाइड स्टूडेंट होंगे, जो रेगुलर या बोनाफाइड स्टूडेंट होंगे। नो बोनाफाइड स्टूडेंट्स नेम इज लेफ्ट अनस्पॉन्सर्ड, किसी का भी स्पॉन्सर नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड अनएफिलिएटेड स्कूल, कोई भी CBSE एफिलिएशन स्कूल नहीं है तो वो LOC भर नहीं पाएगा। स्टूडेंट्स आर रेगुलरली अटेंडिंग क्लासेस इन द स्कूल एंड फुलफिलिंग द मिनिमम अटेंडेंस नॉर्म। देखो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आपका अटेंडेंस शॉर्ट हो गया तो आप LOC फिलअप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो आप स्कूल जाओ, क्लास अटेंड करो, डेफिनेटली क्लास अटेंड करो। स्टूडेंट्स आर नॉट रजिस्टर्ड विद एनी स्कूल एजुकेशन बोर्ड इन एडिशन टू द CBSE। कोई अगर कहीं पे वो अपना एडमिशन नहीं लिया है तो वो LOC फिलअप नहीं कर पाएगा। The students are eligible to appear in boards examination for class 10 and 11 as per provisions of examination bylaws. In the case of students of class 12, it is essential to confirm that they have passed their class 6 examination from a recognized school education board only or none before academic year 2024। अगर 2024 से पहले मतलब 24 के बाद अगर 2025 में आप 10th अपियर किए तो आप 12th नहीं दे सकते। ठीक है, तो उसका मतलब ऑब्वियसली वो है। और आपको जो 12th का बोर्ड कोई एप्लीकेशन स्कूल से पास आउट होना चाहिए। चलो, द एसेंस ऑफ द इशू इज दैट ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल एज पर एग्जामिनेशन बायलॉज ऑफ द CBSE should not be sponsored for board examination। In this context, your attention is also invited to provisions of para 14.2 of this application bylaws 2018। देखते हैं, it is mandatory for every affiliated school to follow the examination bylaws of the board methodis क्या है ना? every application school shall present a list of number of students and their participation in respect to 9, 10th, 11 and 12 are the time of beginning of an academic section in the manner prescribed by the board। तो देखो जब आप 9th में पढ़ रहे होंगे ना तब से आपका डाटा CBSE के पास होता है, वो होना चाहिए। नो application schools shall present the candidates to the board's examination who are not on its roll। अगर किसका नाम नहीं है 9th onwards तो उसको नहीं मिल सकता। No affiliation school shall represent the candidates to the board's examination who are enrolled in an unaffiliated school or branch। अगर आप किसी ऐसे ब्रांच में पढ़ रहे हो तो कुछ बच्चे ऐसे स्कूल भी होते हैं जो लिख देते हैं CBSE एफिलिएटेड लेकिन उनको CBSE एप्लीकेशन नहीं मिलता है। तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो स्कूल को एक्चुअल में CBSE एप्लीकेशन मिला है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका कैरियर का सवाल है। तो एक बार आप आपके पेरेंट्स मिलकर उसको वेरीफाई करो जो स्कूल में आप पढ़ रहे हो वो CBSE एफिलिएटेड एक्चुअल में है कि नहीं। No affiliated school shall present the candidates to the board's examination who are on its roll but have not attended the school regularly or don't meet the requirement। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो या फिर अटेंडेंस आपका सफिशिएंट नहीं है तो आप बोर्ड एग्जाम अपियर नहीं कर पाओगे, आपका LOC फिलअप नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो वो आप ध्यान दो, स्कूल रेगुलरली आप डेफिनेटली जाओ। एवरी एफिलिएटेड स्कूल्स आर स्पॉन्सर रेगुलर इन बोनाफाइड एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स इन द बोर्ड स्टैंडर्ड एक्स एंड XII एग्जामिनेशन इन द year mentioned while granting or application upgrading regular without break। तो आप डेली स्कूल जाओ, बिल्कुल भी क्लासेस मिस मत करो। तो स्कूल affiliated to the board shall not send candidates for examination or any other board or university। It shall prepare candidates for the secondary and senior secondary examination of the CBSE ओनली। तो अगर कोई बच्चा मतलब आप बोर्ड एग्जाम CBSE बोर्ड में एफिलेटेड है तो उसको दूसरे कोई बोर्ड में वो एग्जाम देने के लिए नहीं भेज सकता, ठीक है। ऑल स्कूल्स नीड टू एंश्योर द बायलॉज रूल्स ऑफ द CBSE आर बीइंग फॉलोड इन द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लासरूम एंड द टीचर्स। ये सब स्कूल के लिए ही अवेलेबल है, आप लोग के लिए इतना जरूरी नहीं है। ऑल स्कूल्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू मेटिकुलसली फिल द डाटा इन द ओएसिस अकॉर्डिंगली। तो आपका काम में आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या रहेगा एज ए स्टूडेंट? आपका काम रहेगा कि आप करेक्ट डाटा स्कूल को प्रोवाइड करो, पहला चीज। दूसरा, आपका LOC फिलअप हुआ कि नहीं। तीसरा, आपका LOC CBSE में डिपॉजिट हुआ कि नहीं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपना अटेंडेंस को देखो। आप रेगुलरली स्कूल जाओ, अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होना चाहिए। पार्ट 4, एक्शन टू बी टेकन बाय स्कूल व्हाइल फिलिंग द LOC। तो ये सब स्कूल का काम है। फर्स्ट एंटर द इंफॉर्मेशन ऑफ OSS पोर्टल। ये पार्ट आपका कंप्लीटली स्कूल को इंफॉर्मेशन है, वो किस तरह से फिलअप किया जाएगा वो आपका कंप्लीट स्कूल को ही इंफॉर्मेशन है, आपके लिए इतना कुछ नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। दैट द डाटा अपलोड बाय द एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, तो ये सब चीज़ें स्कूल ही देख लेगा, आपके लिए इसमें कुछ इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय स्कूल व्हाइल LOC, ये सब स्कूल का ही काम है। आपका सिर्फ एक ही काम होगा कि आपका जो है प्रॉपरली आपका इंफॉर्मेशन स्कूल को प्रॉपर। अच्छा, अभी ये चीज को हम लोग देखते हैं। सब्जेक्ट कोड शुड बी चूज केयरफुली। जब आप सब्जेक्ट कोड चूज करोगे वो केयरफुली एंड स्पेशली इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कोर्स बी चूजन करेक्टली। अच्छा, अगर आप 10th में पढ़ रहे हो तो हिंदी के लिए, हिंदी A के लिए 002, हिंदी B के लिए 085, उर्दू A के लिए 003, उर्दू B के लिए 8303। तो इस मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए 041, मैथमेटिक्स बेसिक के लिए। तो ये जो कोर्स है ना, आप प्रॉपरली एंड वेरी केयरफुली इसको चूज करना। अगर 12th पढ़ रहे हो इससे ही आपका हिंदी कोर के लिए 302, हिंदी इलेक्टिव के लिए 002, इंग्लिश कोर के लिए 301, इंग्लिश इलेक्टिव के लिए 001, संस्कृत कोर के लिए 322। तो इस कोर वाइज आपको प्रॉपरली आप इसमें चूज करना। तो ये आपका मेन काम रहेगा कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो प्रॉपरली चूज होना चाहिए। मेनी स्कूल अप्रोच द बोर्ड टू चेंज द सब्जेक्ट आफ्टर सबमिशन ऑफ LOC। बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं LOC सबमिशन के बारे में बोलेंगे कि भाई इस बच्चे का सब्जेक्ट चेंज करना है, क्यों ना फॉर्म फिलअप के टाइम इस बच्चे ने गलती कर दिया था। तो देखो बच्चों, आप ये काम मत करो, बहुत ही ध्यान, बहुत ही केयरफुली आप इसका फॉर्म फिलअप करो, ठीक है। मेनी स्कूल्स अप्रोच, देखो आप यहाँ पे क्लियरली देखो रेड में ही लिख के दे रहा है कि मेनी स्कूल अप्रोच तो बोर्ड। हम बोलेंगे नहीं हम तो ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे करते हैं और जिसकी वजह से स्कूल को भी सफर होना पड़ता है, CBSE का भी काम बढ़ जाता है। मेनी स्कूल्स अप्रोच द बोर्ड ऑफ चेंज ऑफ सब्जेक्ट आफ्टर सबमिशन ऑफ LOC एंड जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। कभी कभी बच्चे एग्जाम 10 दिन में जाके स्कूल वाले अप्रोच करते हैं CBSE को, भाई इस बच्चे ने गलती से फॉर्म फिलअप कर दिया था, आप इनका फिर से चेंज कर दीजिए। सच रिक्वेस्ट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड सब्जेक्ट्स विल, इस केस में CBSE बिल्कुल एक भी नहीं सुनेगा। विल नॉट बी चेंज। तो आपको ना सब्जेक्ट चेंज हो पाएगा, बाउंड होंगे ऐसे एक सब्जेक्ट में एग्जाम देने के लिए जिसको कभी साल भर आप टच भी नहीं किए थे। Hence, all school should ensure that correct submission subjects are filled। मतलब आप जब फिलअप होता है, जब चीज़ें होता है ना, आप भी क्रॉस वेरीफाई करो, ये भी आपका ड्यूटी है। आप अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप पेरेंट्स को बोलो, आपके पेरेंट्स जाके उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। सच रिक्वेस्ट आफ्टर द सेंसिटिविटी ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस नोट, इनके स्कूल हैज सबमिटेड द LOC within the schedule and has paid the fees also and it observed by the school that some data has been wrongly submitted। in such case the school can correct the data within the last date। तो कभी कभी हो जाता है स्कूल से गलती होगा तो लास्ट डेट के अंदर उसको फिर से करेक्ट करना है। इफ ऑन रिवाइजिंग द डाटा एनी एडिशनल फीस रिक्वायर्ड द सेम विल बी पेड बाय द स्कूल ऑनलाइन। तो वो स्कूल पेमेंट करता है, ठीक है। चलो, तो लेकिन देखो बच्चों, आपको यहाँ पे जानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपका इंफॉर्मेशन स्कूल को प्रॉपरली हैंडल करना और वो LOC सबमिट हुआ कि नहीं आप उसको ट्रैक करना, ठीक है।
चलो, स्कीम्स ऑफ सब्जेक्ट्स हम लोग इसको, ये थोड़ा इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको दिया है, ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलो हम लोग थोड़ा और नीचे स्वाइप अप करते हैं। एक्सेप्ट चैनल फी डिटेल्स फॉर द एलओसी फॉर स्टैंडर्ड 10 एंड 12 सेशन 2000 शेड्यूल फॉर ऑल मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ फीस। फीस कितना रहेगा, फीस स्लैब रहेगा फॉर इंडिया, देख लेते हैं। एक्सेप्ट चालान, चालान CPS 14 नंबर, चालान फीस को छोड़ के क्या है, इंडिया में अगर आप 10th या 12th 1600 पर कैंडिडेट फॉर 5 सब्जेक्ट एंड नॉर्मल पे 320 फॉर सब्जेक्ट पर कैंडिडेट फॉर एडिशनल सब्जेक्ट। अगर आप 5 सब्जेक्ट के लिए 1600 तक है, फिर एडिशनल और जो सब्जेक्ट लोग हैं उसके लिए पर पेपर के लिए 320 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इंडिया में ये है, नेपाल के लिए थोड़ा बहुत वैरी करता है, 5500 पर कैंडिडेट, वो 5 सब्जेक्ट के लिए, 1100 पर सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट के लिए। अदर कंट्रीज के लिए फॉर 10th एंड 12th के लिए 11,000 फॉर 5 सब्जेक्ट्स एंड 2200 पर एडिशनल सब्जेक्ट। अच्छा, लास्ट डे ऑफ सबमिशन क्या है, लास्ट डे ऑफ शेड्यूल फॉर द सबमिशन ऑफ LOC 29 अगस्त 2025 फ्राइडे से लेकर 30 सितंबर 2025। देखो अभी आपके पास 1 महीना है, तो आप प्रॉपरली डाटा दीजिए। अब अभी स्कूल में तो हो चुका है, और कुछ स्कूल में प्रोसेस चल रहा होता है, या कुछ प्रोसेस स्कूल में आपको नोटिस मिल गया होगा कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन डाटा सब लेके दो, तो आप जान लो कि ये LOC के लिए, और ये सबसे आपका बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली दो, प्रॉपरली सबमिट करो बच्चों। डेट ऑफ फाइनेंशियल ऑफ LOC डाटा, विड्रॉ, डिजिटल पेमेंट, ये सब अलग बात है। तो चलो, विथ लेट फी फॉर ऑफ 2000 पर कैंडिडेट एडिशनल ऑफ द नॉर्मल फी। अगर आपका लेट हो गया तो आपको 2000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एंड अगर और लेट फी कब कलेक्ट किया जाएगा ना, 3 दिसंबर, सॉरी आपका नवंबर 3 नवंबर 2025 से लेकर 11 नवंबर, सॉरी नॉट नवंबर, अक्टूबर 2025 से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में आपको कलेक्ट किया जाएगा ये जो पेनल्टी फीस या लेट फी। तो प्रैक्टिकल फीस, जो 12th पढ़ रहे हैं उनको भी प्रैक्टिकल फीस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो 10th 12th पढ़ रहे हैं उनका 160 पर प्रैक्टिकल पेपर, 175 पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर कैंडिडेट फॉर स्कूल इन नेपाल, जो भी इंडिया में है 160, नेपाल के लिए 175 पर पेपर एंड 375 फॉर अदर कंट्रीज। एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये CBS will not issue a hard copy of the migration certificate as the compulsory practice as per need. The student can apply online after the result declaration। जो कि जिसको भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट देगा वो उसके बाद का वाला प्रोसेस है। एंड विजुअली इम्पेयर्ड, अगर आप कोई विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट है तो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस। देखो अगर कोई बच्चा मतलब देख नहीं पाता है तो उसको 10th या 12th में कोई फीस वो नहीं दे सकता, लेकिन LOC के टाइम उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट, डॉक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट वो प्रॉपरली डिपॉजिट करना होता है, ठीक है। चलो बच्चों, तो शेड्यूल फॉर फीस पेड हम लोग ये तो देख चुके हैं, फीस स्लैब्स वगैरह ये हम लोग देख चुके हैं। चलो और आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अच्छा, तो फीस विल बी एक्सेप्टेड इन द ऑनलाइन मोड ओनली प्रिस्क्राइब्ड बाय द CBSE। तो ये सिर्फ ऑनलाइन में ही, नो फीस इन ऑफलाइन मोड, कोई भी कैश पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं होगा। डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट एटसेट्रा विल बी एक्सेप्टेड। द ऑफलाइन फीस डिपॉजिटेड बाय द स्कूल और कैंडिडेट शैल नॉट बी अपडेटेड इन द स्कूल अकाउंट्स एंड LOC शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आप अगर स्कूल, आपका जो भी पेमेंट वगैरह ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट कलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये सब आप अगर पेमेंट ऑनलाइन करें तो NEFT RTGS के ऊपर कर सकते हो ये सारा पेमेंट, ठीक है। तो चलो और आगे बढ़ते हुए, कैलकुलेशन ऑफ द लेट फी। तो लेट फी के बारे में हम लोग तो बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अपेयरिंग थ्रू द स्कूल फॉर क्लास 6 रेगुलर नहीं, ये चीज़ आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम डायरेक्टली हम लोग चलते थे, तो देख लिए इस सारा काम आपका ऑनलाइन, कुछ भी ऑफलाइन प्रोसेस में नहीं होगा, सारा ऑनलाइन सबमिशन होगा। तो बहुत ही केयरफुली आपको सारा डाटा CBSE में डिपॉजिट करना है। तो ये बाकी सारा चीज़ें आपके लिए नहीं, मोस्टली ये स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, जब आपके printing of the final list of candidate, schools shall take a printout of the final list of candidates submitted. The finalist has a provision of printing candidates detail
द फाइनल लिस्ट कैन नॉट बी जनरेटेड विदाउट ए सबमिशन ऑफ फी डिटेल। देखो आप जब आपका प्रॉपर सारा काम हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, एलओसी परमिशन हो जाए, सबमिट हो जाएगा, तो एक डिटेल आपका प्रिंट आउट निकल आएगा। द स्कूल शैल बी ऑब्टेन ए सिग्नेचर ऑफ द मदर, द सिग्नेचर ऑफ द फादर, उस टाइम आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर एंड द सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट टू कंफर्म देयर नेम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम आर करेक्ट। उस पर वो प्रिंट आउट के ऊपर आप आपके पेरेंट्स सिग्नेचर करेंगे। द हेडिंग ऑफ दिस लिस्ट विल बी फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर क्लास। जो भी क्लास 10 है तो एक्स लिखा जाएगा, 12th होगा तो XII होगा, उसके ऊपर वही लिखा होगा। तो प्रिंटर सेटिंग में भी सेट A4 साइज, आपको A4 साइज में मिलेगा लैंडस्केप में। ऑप्टेन सिग्नेचर्स ऑफ द कैंडिडेट ऑन द फाइनल लिस्ट, तो स्कूल वाले वो आपसे सिग्नेचर करवा के ले जाएंगे। ठीक है, चलो ये था। एंड स्टेप्स फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ जो भी होगा वो फोटो शुड बी फुल कलर एंड हाई क्वालिटी टू अवॉइड एनी विजिबल पिक्सल। आप जब भी फोटो प्रोवाइड करो स्कूल को, हाई पिक्सल में हाई डेफिनेशन HD क्वालिटी का फोटो प्रोवाइड करो। क्लीन, नीट एंड क्लीन करो, बैकग्राउंड एकदम क्लीन रख के, सॉलिड रख के फोटो उठाओ। फोटो मस्ट बी टेकन एटलीस्ट 6 मंथ, मतलब बहुत पुराना फोटो नहीं दे सकते आप स्कूल को। जो भी है लेटेस्ट फोटो ही आपको सबमिट करना पड़ेगा। हेड शुड बी पोजीशन डायरेक्टली फेसिंग द कैमरा, मतलब आप टेढ़ा हेड को टेढ़ा तिरछा डिफरेंट एंगल से नहीं ले सकते, एकदम फ्रंट पोजीशन में, स्ट्रेट पोजीशन में आप लोगे। हेड शुड बी पोजीशन डायरेक्टली फेसिंग द कैमरा, सेंटर एंड द कंपोजिंग 80% ऑफ द इमेज, मतलब जो जितने एरिया में आपका फोटो प्रिंट होगा उसका 80% स्पेस में आपका फोटो रहना चाहिए। मतलब एकदम स्पेस के हिसाब से फोटो एकदम से छोटा ऐसा नहीं कर सकते। फोटो शुड बी कैप्चर्ड फ्रॉम स्लाइटली अबव द टॉप ऑफ द हेयर टू द मिडिल ऑफ द चेस्ट। तो आपके हेयर जो हेड के ऊपर जो हेयर है उसके थोड़ा सा ऊपर से लेकर चेस्ट तक आपका फोटो खींचा जाएगा। अब नेचुरल एक्सप्रेशन, स्माइलिंग इज अलाउड, हंसो लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, बहुत एकदम से, मतलब बहुत जोर से हंसना नहीं, एकदम से, लेकिन नेचुरल एक्सप्रेशन ये दो। सब्जेक्ट और कैंडिडेट्स इज नियर क्लियर फोकस ऑफ डिस्टिंग्विश फ्रॉम द बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड के साथ आपके फेस एकदम से मैच होना चाहिए। ऐसा कुछ मत करो, या अतरंगी बैकग्राउंड भी यूज मत करो, कोई सीनरी वगैरह कुछ भी, मतलब ऐसे कुछ पेंटिंग के सामने ऐसा मत करो। आप क्लीन, मतलब सॉलिड बैकग्राउंड पीछे रखो। आईज मस्ट बी ओपन एंड लुकिंग एट द कैमरा, आईज खुला होना चाहिए। ग्लासेस मस्ट नॉट बी tinted unless own daily for medical purpose। जो मेडिकल रेगुलर ग्लास आप यूज कर सकते हो, लेकिन सन ग्लासेस वगैरह, इस ब्लैक कलर का ग्लासेस वगैरह आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, द इंडिविजुअल्स फेस मस्ट बी क्लियरली विजिबल, आपका फेस क्लियरली होना चाहिए विजिबल। ठीक है, तो जो स्कैनिंग वगैरह वो सब स्कूल आपका कर लेगा, लेकिन आप फोटो किस तरह से देखो वो थोड़ा आप लोग को जान लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं स्कीम ऑफ द स्टडी। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, इंटीग्रेटेड, नेम ऑफ द सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट, ये सारा आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट देखो, कंपल्सरी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट 1 में आपका अगर 10th में हो लैंग्वेज आ जाएगा, जिसमें हिंदी A और हिंदी B और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका रहेगा। सब्जेक्ट 2 में आपका लिटरेचर 2, लैंग्वेज 2 रहेगा। एनी फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द लैंग्वेज 1 अदर देन लैंग्वेज चूजन एट सब्जेक्ट 1 रहेगा। तो मान लो आप इंग्लिश के साथ हिंदी ले लिए तो इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है, या फिर आप सब्जेक्ट 3 के अंडर आ जाएगा आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड आ जाएगा, नहीं तो मैथमेटिक्स का बेसिक रहेगा इसमें। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका सब्जेक्ट 4 में आपका आ जाएगा क्या ना, साइंस आ जाएगा। सब्जेक्ट 5 में सोशल साइंस आ जाएगा। ये ग्रुप A1 के लिए। एडिशनल सब्जेक्ट अगर आप ऐड करना चाहते हो, जिसमें आपका सब्जेक्ट 6, 7 में स्किल सब्जेक्ट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ स्किल सब्जेक्ट ग्रुप S एंड लैंग्वेज 3 रह सकता है ग्रुप 7 में। एनी एकेडमिक सब्जेक्ट अदर देन द ऑप्टेड अबव। एंड सब्जेक्ट 8, 9 में आप आर्ट एजुकेशन रख सकते हो, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस रख सकते हो। तो ये सब आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपका स्कूल में आपको प्रोवाइड करेंगे उसी हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हो। बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल सिलेबस मींट फॉर द ईयर, मतलब आपका हाफ सिलेबस नहीं पूरा सिलेबस आएगा। द स्कीम फॉर स्टडीज एंड स्कीम फॉर एग्जाम will remain the same. It is mandatory to appear in the first board exam। आपको फर्स्ट बोर्ड एग्जाम हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम को छोड़ के सेकेंड बोर्ड एग्जाम आप अपेयर करोगे, नहीं। फर्स्ट बोर्ड एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आपको हर किसी के लिए मैंडेटरी है। ऑल पास्ट एलिजिबल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ साइंस, मैथ एंड सोशल साइंस एंड लैंग्वेज। ठीक है, चलो
हम लोग चलते हैं। सब्जेक्ट चेंज विल नॉट बी अलाउड फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन टू द सेकंड एग्जामिनेशन एक्सेप्ट परमिटेड एज पर पॉलिसी, दैट इज मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड टू मैथमेटिक्स बेसिक एंड वाइस वर्सा। देखो, आप अगर सब्जेक्ट कुछ कॉम्बिनेशन ले लिए, उसके बाद आप चाहोगे कि भाई मुझे सब्जेक्ट थोड़ा, जो फर्स्ट बोर्ड में ये सब्जेक्ट दिया था और सेकंड बोर्ड में मैं ये सब्जेक्ट ना लेकर कोई दूसरा सब्जेक्ट लूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ओनली एक एक्सेप्शन है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड्स अगर आप लिए तो आप मैथमेटिक्स बेसिक ले सकते हैं, उसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इफ ए स्टूडेंट हैज नॉट अपियर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट, मान लो आप फर्स्ट एग्जाम में 3 या 3 से ज़्यादा 4 एग्जाम पेपर अपियर नहीं किए, देन सी विल नॉट बी अलाउड टू अपियर इन द सेकंड एग्जामिनेशन। ऐसा मत सोचो कि आप एक ही एग्जाम अपियर करके उसके बाद रह जाओगे, फिर आप सोचोगे कि मैं सेकंड बोर्ड एग्जाम दूँ। ये बिल्कुल मत करना बच्चों, ये ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप फर्स्ट कम से मतलब 3 पेपर अगर आप नहीं दिए या 3 या 4 पेपर आप नहीं दिए, तो आप आगे सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए अपियर एलिजिबल नहीं होंगे, आप अपियर नहीं कर पाएंगे। सच स्टूडेंट्स विल बी प्लेस्ड इन द एसेंशियल रिपीट, उनको रिपीट में डाला, ऑटोमेटिक डाटा दिया जाएगा। कैटेगरी एंड टेकन एग्जामिनेशन ओनली नेक्स्ट ईयर इन द मेन एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ फरवरी नेक्स्ट ईयर। तो ऐसे गलती मत करना, बच्चे ऐसे रहते हैं कि हम पूछेंगे चलो एक पेपर दे देते हैं तो बाकी का जो 4 पेपर हम लोग जाके सेकंड बोर्ड एग्जाम में दे देंगे। बिल्कुल ऐसे गलती मत करना, ये स्ट्रिक्टली एंड क्लीन लिखा गया। अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो वो पूरा एकदम एसेंशियल उसको रिपीट में डाला दिया जाएगा और वो उस साल भी नहीं, अगले साल जाकर एग्जाम देगा। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट सच स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपियर इन सेकंड एग्जामिनेशन अंडर कंपार्टमेंटल कैटेगरी। तो सेकंड एग्जामिनेशन में वो कंपार्टमेंटल कैटेगरी में एग्जाम दे सकता है। एडिशनल सब्जेक्ट्स विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग क्लास 10, स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड इन स्टैंड एलोन सब्जेक्ट। तो उसके बाद अलाउ नहीं होगा। इफ ए स्टूडेंट फेल्स इन एनी ऑफ दिस 3 कंपल्सरी एकेडमिक सब्जेक्ट, दैट इज साइंस, मैथ एंड सोशल साइंस, and pass the skill subject offered the 6th optional subject, then the particular compulsory subject will be replaced by skill subject and result of the class 10 board exam will be computed accordingly। मान लो आप कोई बच्चे का सोशल साइंस में कम मार्क रहा, लेकिन उसका जो स्किल सब्जेक्ट है उसमें अच्छा रहेगा, तो वो उसमें आके ऐड हो जाएगा। और लेकिन ये सिर्फ 3 सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। साइंस कोई भी कंपलसरी के मेन 5 सब्जेक्ट से कोई 3 में अगर ऊपर नीचे हुआ तो वो एडिशनल स्किल सब्जेक्ट का मार्क इधर एडजस्ट हो सकता है, हो जाएगा। इफ ए स्टूडेंट फेल्स इन एनी लैंग्वेज सब्जेक्ट आउट ऑफ द फर्स्ट 5 सब्जेक्ट, द सेम विल बी रिप्लेस्ड बाय द लैंग्वेज टेकन एज 7 सब्जेक्ट ऑप्शनल। जो 7 सब्जेक्ट में लिए थे, अगर फेल हो गए तो 7 सब्जेक्ट्स के मार्क में अगर पास हो गए तो वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, प्रोवाइडेड ही और सी हैज पास्ड 7 लैंग्वेज सब्जेक्ट। लेकिन उसको 7 ऑप्शनल में आपका पास होना चाहिए। आफ्टर रिप्लेसमेंट इधर हिंदी और इंग्लिश रिमेन्स एज पास्ट लैंग्वेज इन फर्स्ट 5 सब्जेक्ट। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल द स्टूडेंट्स वुड हैव स्टडीड 3 लैंग्वेजेस अप टू क्लास 8 तक 3 लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका इंग्लिश, आपका हिंदी, उड़िया, इससे जो भी है आपको 3 सब्जेक्ट लैंग्वेज 8 तक पढ़ना चाहिए। दो स्टूडेंट हु हैव नॉट क्लियर थर्ड लैंग्वेज in class 8 and have been promoted to class 9 shall be examined by the concerned school at the end of the class 9 in the same syllabus and textbook as per the prescribed for standard 8. Those who are still unable to clear the third language at the end of 9 may be given another opportunity in class 10। तो आपको स्टैंडर्ड 8 में अगर कोई थर्ड लैंग्वेज को स्किप कर दिया तो उसको 9th के एंड में उसको वही 8 सिलेबस को फिर से रीअपियर करना पड़ेगा। अगर 9th में नहीं हुआ फिर से 10th में उसको स्कूल उसको कंडक्ट करवाएगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लास 10 हिंदी और इंग्लिश मस्ट बी वन ऑफ द 2 लैंग्वेज टू बी स्टडिंग इन क्लास 9 and class 10. Hindi or English can be also be offered in simultaneously. In Hindi, 2 courses have been provided for class 9 and 10, keeping in view the varying backgrounds of the students, and the students may either opt for Hindi A or Hindi B। ठीक है, student offering additional 6 subjects can also offer an additional language 3 subject 7 and 7 जो स्किल सब्जेक्ट लेना चाहता है वो ले सकता है। whenever restriction on the number of candidates has been imposed by CBSE, the school cannot exceed such a limit of number of candidates. In such cases, if need prior permission by the content में appellation unit after adopting due the process। ठीक है, चलो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है ना कंपलसरी। ये तो ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं
जो इसके बारे में हिंदी कोर्स से स्टैंडर्ड ए एनी वन। देखो आपको फिर से और एक बार बता देना चाहता हूँ क्या कॉम्बिनेशन आपका रहेगा। पहले आप हिंदी कोर्स ए कोर्स बी से कोई एक चूज कर सकते हैं एनी वन। इंग्लिश कम्युनिकेशन या इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर से एक कर सकते हैं, या उर्दू कोर्स है कोर्स बी से एक चूज कर सकते हैं, या फिर आपका तेलंगाना में है तो तेलुगु या तेलुगु तेलंगाना में से एनी वन चूज कर सकते हैं। और उसके बाद संस्कृत एंड संस्कृत कम्युनिकेशन से एक चूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड 10 के बच्चे। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड या मैथमेटिक्स बेसिक से एक चूज कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका जो अदर एकेडमिक सब्जेक्ट आपका जैसे म्यूजिक हुआ तो इसमें से कोई एक आप चूज कर लेंगे, ठीक है, कर सकते हैं। एलिमेंट ऑफ बिजनेस में से एलिमेंट ऑफ बुक ऑफ कीपिंग अकाउंटिंग एनी वन कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन से कैन नॉट बी ऑफर्ड विथ 402 और 417 ऑफ द ग्रुप एस। तो ये आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है क्या आपको अलर्ट हुआ है। या फिर सब्जेक्ट ग्रुप एस में इंफॉर्मेशन आईटी ले सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। देखो इस साल तो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इन दोनों में से एक आप पेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट देते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर क्लास एक्स। देखो कुछ केस 1 केस 2 देखकर वो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को और क्लियरली एक्सप्लेन किया। देखो कोई बच्चा अगर चाहता है कि मैं इंग्लिश लिटरेचर ले लूँ, केस 1 देखो लिटरेचर ले लो, लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले लो, उसके साथ हिंदी कोर्स भी ले लो, मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस रिटेल में ले लो और एक तमिल ले लो, ठीक है। तो ऐसा ले सकता है। या फिर कोई चाहता है कि केस 2 में हिंदी कोर्स से ले लो, मराठी ले लो, मैथ्स ले लो, साइंस ले लो, सोशल साइंस, सिक्योरिटी ले लो, पंजाबी। तो ये स्किल बेस्ड है। उसके बाद केस 3 में देख सकते हैं आप कोई चाहता है तो इंग्लिश लैंग्वेज ले लिया, लिटरेचर ले लिया, हिंदी कोर्स है, मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस, इतना ही लेके मैं एग्जाम दूंगा और ज़्यादा कोर्स नहीं लूँगा, ठीक है। तो केस 4 में देखो कोई अगर चाहता है मैं इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज ले लूँगा, हिंदी कोर्स है, मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस, सब्जेक्ट कुछ नहीं रखूंगा लेकिन संस्कृत लेके एग्जाम दूंगा, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकता है। केस 5 देखो कोई चाहता है कि नहीं मैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर लूँगा, तमिल लूँगा, मैथ्स लूँगा, साइंस लूँगा, सोशल साइंस, ठीक है। तो ये सब्जेक्टों में आप आपका रीजनल लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो। तो ये सारा कॉम्बिनेशन आप ऐसे चूज कर सकते हैं। लेकिन देखो कुछ इनवैलिड कॉम्बिनेशन होता है, कैसे ना, जैसे आपका हिंदी कोर्स से ले लिया, पंजाब ले लिया, मैथ्स ले लिया, साइंस ले लिया, सोशल साइंस, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसने इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी आईटी के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया तो ये इनवैलिड है। तो इस तरह का केस कॉम्बिनेशन आप नहीं रह सकते। देखो यहाँ पे फ्रेंच भी लिया, तमिल भी लिया, इस तरह का केस आपको नहीं आप अलर्ट किया जाएगा। रिटेल भी लिया, ऑटोमोटिव भी लिया, तो इस तरह का केस आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो आप थोड़ा चूज करने के टाइम, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने के टाइम थोड़ा वाइजली वीडियो को और एक बार देख के आप प्रॉपर्ली चूज कीजिए, ठीक है बच्चों। चलो अब चलते हैं आपका जो 12th है। देखो ऐसे 12th में आपका सब्जेक्ट 1 आपका हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, तो ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट 1 में आ गया। कोर्स टू एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम एल नॉट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग डायरेक्ट एक काम करते हैं, इसका देख लेते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशन दिया होगा। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आप उसी हिसाब से हम लोग डायरेक्टली देखते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल अगर दिया होगा, हाँ यहाँ पे भी दिया है फॉर 12th क्लास। देखो जैसे आप अगर चाहो तो केस 1 देखो, अब केस 1 में यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश कोर ले लिया, मैथ्स लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन, या केस 2 में इंग्लिश कोर, फिजिक्स फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया, तो ये ले सकते हैं, ठीक है। या फिर केस 3 आप देखोगे तो आप इंग्लिश ले लिए, इंग्लिश कोर ले लिए, हिंदी कोर ले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी ले लिए, या फिर इंग्लिश कोर, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ कंप्यूटर साइंस ले लिए। इस तरह का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। या फिर देखो यहाँ पर और एक कॉम्बिनेशन दिया है, इंग्लिश कोर, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले सकते हैं इस तरह का। या फिर आप इंग्लिश कोर, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हिंदी कोर ऐसे ले सकते हैं। या फिर इंग्लिश कोर, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इस तरह का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। या फिर इंग्लिश कोर, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस ले सकते हैं। तो इस तरह का केसेस आपको अलाउ है। लेकिन क्या गलती मत नहीं करना ना, जिससे आप इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के साथ कंप्यूटर साइंस ले लिए, ये इनवैलिड हो जाएगा। संस्कृत के साथ पंजाबी ले लिए, ये इनवैलिड हो जाएगा। पेंटिंग के साथ ग्राफिक्स ले लिए, ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करें ध्यान से फॉर्म फिलअप करें। इससे ही हिंदी कोर के साथ हिंदी इलेक्टिव ले लिए, ये भी गलत हो जाएगा। हिंदी कोर उसके साथ मार्केटिंग ले लिए, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो ये सारा कॉम्बिनेशन को आप ट्राई कीजिए अवॉइड करने के लिए।
तो बच्चों ये था डिटेल, ये तो हमारा रीजन स्टेट एंड एरियाज कवर, कौन से जुडिशिएशन ऑफ द रीजनल ऑफिस ऑफ द बोर्ड, ये आपका चीज़ उतना नहीं है। तो बच्चों ये डिटेल आपका इन्फॉर्मेशन जो सीबीएसई ने लेटेस्ट अभी नोटिस जारी किया है, तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए, जैसे आपका इन्फॉर्मेशन टाइमली सबमिट करना, करेक्टली सबमिट करना, ये चीज़ ध्यान रखिए। आप स्कूल जाइए, अटेंडेंस आपका बराबर होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाइजली एंड प्रॉपरली केयरफुली चूज कीजिए उसको। उसके बाद आप एलओसी आपका डिपॉजिट हुआ कि नहीं वो थोड़ा स्कूल से वेरीफाई करवा लीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका एलओसी के लिए जो डाटा आप स्कूल को दिए या नहीं दिए। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो डेफिनेटली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, टाइप टू टाइप अपडेट, जो भी सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।